नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में जो मामला चल रहा है वो यकीनन अफसोसनाक है। अगर पहली बार नहीं है, माजी में भी हो चुका है, लेकिन माजी में भी हुआ था तो गलत हुआ था और अब भी उसको कोई दुरुस्त करार नहीं दे रहा। और ये मामला है जजेस की आपस की चपकलश का, जो झगड़े और बाकायदा लड़ाई की सूरत अख्तियार कर गया, जिस पर जो नाज़रीन ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक अखबार की खबर पर नोट लेते हुए चीफ जस्टिस से कहा था कि वज़ीर आज़म फ़ंड्स जारी कर रहे हैं MNAs MPs को जो आइन के मुनाफी है, इस पर जवाब तलब किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा थे। समाअत हुई, नोटिस जारी हुआ सेक्रेटरी फाइनेंस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कहने पर। उसमें यह भी शामिल किया गया कि वज़ीर आज़म भी इस पर दस्तखत करें। अगले रोज़ जवाब आया कि कोई फ़ंड्स जारी नहीं किए गए किसी MNA MP को, ना ही जारी किए जाएंगे। अगर ऐसी कोई ख़बर शाया हुई है तो उसकी तरदीद की जाती है। इससे पहले कि चीफ जस्टिस कोई ऑर्डर लिखते, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक डॉक्यूमेंट अपने फाइल में से निकाला, जजेस को भी दिया और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी दिया और ये कहा कि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि NS-65 में फ़ंड दिए गए हैं, वहाँ तरक्याती काम हुए हैं, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल इस पर बहुत अनॉयड हुए और उनका कि अभी आपकी कंप्लेंट है और आप कंप्लेनेंट, आपका दर्जा कंप्लेनेंट का है, हम इसकी तहकीक कर लेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मुझे ये मैसेज आया और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तहकीक करो, हो सकता है गलत हो और पता नहीं ये मैसेज फेक है या सही है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने करार दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़रीक हैं, लिहाजा इस मुकदमे को आगे नहीं चला सकते। मुकदमा उस रिपोर्ट की जवाब की बुनियाद पर निपटाया जाता है। शाम को जब तहरीरी ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ऐसे मुकदमात की समाअत नहीं करनी चाहिए जिसमें वज़ीर आज़म फ़रीक हों। लेकिन अगले रोज़ रद्द अमल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा और ये पूछा कि जो ऑर्डर जारी हुआ असूल के मुताबिक, जब 5 जजेस बेंच में शामिल थे तो वो ऑर्डर जारी होने से पहले सबको मिलना चाहिए था ताकि सब उस पर दस्तखत करते हैं, जिसने एग्री करना था एग्री करे, जिसने इख्तलाफ करना है वो इख्तलाफी नोट दे। लेकिन वो ऑर्डर मुझ तक पहुँचा ही नहीं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवालात किए कि ये उन तक क्यों नहीं पहुंचा ऑर्डर, ये जारी कैसे हुआ, मीडिया को कैसे जारी हुआ, किसके हुक्म पर जारी हुआ। लेकिन इसके रद्द अमल में चीफ जस्टिस ने अगला स्टेप जो लिया वो इंतहाई संगीन था। उसमें उन्होंने अमलन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हर किस्म के मुकदमात की समाअत से रोक दिया और उनका नाम बेंच में जो उनकी सरबराही में जो बेंच था उस पर नज़रसानी करते हुए उस बेंच में से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को निकाल ही दिया। यानी वो इस हफ्ते कम अज़ कम और किसी भी किस्म के मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे, ना आम आदमी के, ना ऐसे मुकदमे की जिसमें वज़ीर आज़म फ़रीक हों। ना मालूम क्या अदलिया को ख़तरा है या चीफ जस्टिस को ख़तरा था कि वो अदालत में बैठ कर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई एडवर्स ऑर्डर ना जारी करना या कोई और वजह थी, या बस मंजर में कुछ मुहर्रिकात हैं जो चल रही हैं, वल्लाह आलम। मेरा पहले तो उस पर बलूचिस्तान से, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, अमानुल्लाह कमरानी जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी हैं, उन्होंने अपने रद्द अमल का इज़हार करते हुए इसको अफसोसनाक और बलूचिस्तान के वाहिद वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई करार दिया था। लेकिन अब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हर किस्म के मुकदमात की समाअत से रोका गया है तो पूरी वकला बरादरी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान बार मैदान में आ गई है और उन्होंने अपने रद्द अमल में एक बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी जज पर कज़गन लगाना भी इस तरह का जुर्म है जैसे 3 नवंबर 2007 को जजेस को काम से रोके जाना। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने फैसले में लिखा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जज की गैर जानिबदारी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी केस ना सुने। ये हैरत अंगेज़ फैसला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस को कालअदम करार देने के बावजूद अदालत उज़्मा ने उनकी बेगम के ख़िलाफ़ FPR को कार्रवाई का हुक्म देते हुए इस बात का पाबंद बनाया था कि रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई जाए। इस फैसले के ख़िलाफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा अपील कर चुके हैं। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह खुद
जस्टिस गुलजार अहमद हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यही कंपोजिशन होती है कि उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। इस हवाले से इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी 1999 की एक जजमेंट में ये लिखा जा चुका है कि एक ही बेंच में मौजूद कुछ जज, रिपीट करता हूँ, एक ही बेंच में मौजूद कुछ जज कुछ दीगर जजेस के बारे में कोई फैसला नहीं दे सकते। यानी एक बेंच में अगर 5 जज मौजूद हैं तो ये नहीं हो सकता कि 4 जज एक जज के बारे में कोई उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे दें, या वो एक जज बाकी 4 जजों के बारे में कोई फ़ैसला दे, जैसा कि इस केस में हुआ कि चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज जो कि बेंच में शामिल थे के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। चीफ जस्टिस के लिखे फ़ैसले पर बलूचिस्तान बार कौंसिल ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान को बाहम फ़रीक गर्दाना गया और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में मुकदमात की सुनवाई से रोका गया, जो आइन और कानून और अखलाक़ियात और मरातब के असूलों के मुनाफी है। अदालत उज़्मा के बेंच की जानिब से बेबुनियाद मफरूज़ों की बुनियाद पर अपने मौजूद साथी जज की दयानत व हल्फ की पासदारी और बिला इम्तियाज़ इंसाफ में उनके किरदार पर उंगुश्तनुमाई करना उनके अपने दायरा इख्तियार में नहीं है, यानी चीफ जस्टिस के दायरा इख्तियार में नहीं है। कोई हम पल्ला शख्स अपने हम मर्तबा शख्स के बारे में कोई राय कायम करने का मुजाज नहीं है और ना वो किसी को पाबंद करने का इख्तियार रखते हैं। ये सिर्फ ज़ाती अनाद, पसंद और नापसंद का इज़हार और अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करना और अपने बाजू को अलग करके किसी और के सामने फेंक देने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बहुत सख्त हैं, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने ख़बरदार किया कि अदलिया को एक बार फिर 1990 की दिहाई की तरफ धकेला जा रहा है, जब एक बेंच दूसरे बेंच के ख़िलाफ़ फ़ैसले देता रहा। ये ज़िक्र है उस वाक़े का जब जस्टिस सज्जाद अली शाह उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत करते थे, तो एक शख्स मलिक असद की दरख्वास्त पर जस्टिस सज्जाद अली शाह के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे दिया गया था। लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह बदस्तूर डिफेक्टो चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते रहे, लेकिन उसके पैरेलल जस्टिस सईद-उज़्मा सदीक़ी ने भी इंतज़ाम संभाल लिया और वो एक 11 रुकनी बेंच बनाकर अलग बैठ गए थे। 2 अदालतें बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा करती थीं, एक कमरा नंबर 1 में और एक कमरा नंबर 2 में, और दोनों बेंच एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया करते थे। लेकिन उसमें भी वहाँ पे एक फ़र्क ये था कि एक बेंच दूसरे बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला देता था, जजिस के ख़िलाफ़ नहीं देता था। यहाँ तो एक बेंच में शामिल अपने ही साथी जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया। नाज़रीन, बलूचिस्तान बार ने उस मौके का जिक्र किया है कि 1990 की दहाई की तरफ धकेला जा रहा है जब एक बेंच दूसरे बेंच के ख़िलाफ़ फ़ैसले देता रहा है। किसी भी जज के आईनी इख्तियार को कोई सल्ब करने का हक़ नहीं रखता। हर एक अपने ज़मीर और अल्लाह के सामने जवाबदेह है। इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर कोई कदगन या उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होना अज़ खुद मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में है। इसी तरह जुर्म है जैसे 3 नवंबर 2007 को एक ऑर्डर के ज़रिए जजिस को काम करने से रोका गया था। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक लाइन है जो बलूचिस्तान बार ने ऐड की है कि जैसे 3 नवंबर 2007 को जब एक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बैक जुम्बिश कलम 107 जजिस को काम करने से रोक दिया था, और ये एक मुमासरत पैदा की जा रही है बार की जानिब से कि अब चीफ जस्टिस ने अपने एक हुक्म के ज़रिए एक जज को काम करने से रोक दिया है। हुक्म के ज़रिए तो मखसूस केसेस में काम करने से रोका था, अमलन उनको हर किस्म के मुकदमात की समाअत से रोक दिया गया है। और एक जज को काम करने से रोके जाने को 3 नवंबर के इक़दाम से मुमासिल करार देना, कहने का मकसद ये है कि उस केस में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन की खिलाफ वर्जी का मर्तकब करार देते हुए सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया। और ये सज़ाए मौत का हुक्म जस्टिस सेठ वक़ार ने खुसूसी अदालत के तौर पर सुनाया, जिसमें 2 और जजेस भी शामिल थे।
اور 1-2 کی اکثریت سے یہ حکم سنایا گیا کہ پرویز مشرف نے ججز کو کام سے روک کر 3 نومبر کا اقدام کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن، اس لیے سخت ترین سزا سنائی جاتی ہے اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو پھانسی کے پھندے پر اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ آرٹیکل 6 کے تحت آئین کی وائلیشن کی سزا یہی ہے۔ بہت خطرناک بات کی ہے بلوچستان بار نے چیف جسٹس کے اس اقدام کے حوالے سے کہ ایک جج کو کام سے روکا گیا ہے اور یہ اقدام 3 نومبر کے اقدام سے مماثلت رکھتا ہے۔ کیا ریئیکشن آتا ہے ججز کا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اور کہاں تک بلوچستان بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار بھی بلوچستان بار کا ساتھ دے گی، اور اب یہ لڑائی کیا رخ اختیار کرے گی؟ ناظرین، تشویشناک حالات ہیں۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے بارے میں بہت ہی متنازع قسم کے رد عمل اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا ہوا ہے جو وزیر اعظم سے استعفے مانگ رہا ہے، سینٹ الیکشن کا شور و غوغا ہے جس میں ایک آئینی طریقہ کار جو صدیوں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، سیکرٹ بیلٹ کا، اس کو چیلنج کر کے اوپن بیلٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی 5 رکنی بینچ سن رہا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، اور پورے کا پورا بینچ ماشاءاللہ حکومت کے موافقوں کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا ہے، اس حد تک کہ ایک جج صاحب تو انگلی پکڑ کر باقاعدہ اٹارنی جنرل کو چلا رہے ہیں، دلیل دیتے ہیں وہ جج صاحب، اور اٹارنی جنرل صاحب خندہ پیشانی سے فرماتے ہیں جی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا اور میں آپ کی اس آرگومنٹ کو بطور دلیل قبول کرتا ہوں۔ یہ حالت ہے، اور اس کیس میں جب پیپلز پارٹی نے درخواست بننے کی درخواست کی تو چیف جسٹس نے ابھی درخواست وصول کرنے سے پہلے پوچھا سینیٹر اظہر ربانی سے کہ کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا۔ سینیٹر اظہر ربانی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہے جو کہ خفیہ بیلٹنگ کی بات کرتا ہے، تو چیف جسٹس نے پٹیشن ایکسیپٹ کرنے سے پہلے انہیں چارٹر اور ڈیموکریسی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا خطاب یاد دلایا، جس کے بارے میں سینیٹر اظہر ربانی کا یہی کہنا تھا کہ بے شک پیپلز پارٹی بھی کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے، لیکن آئین سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا، آئین میں ترمیم کر کے ان اقدامات کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب ان کی باری آئے گی تو اس پر مزید دلائل بھی دیں گے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے جانبداری کے حوالے سے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ بینچ ریفرنس میں، یہ اوپن بیلٹ ریفرنس میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں اس کے ریمارکس بتا رہا ہوں، اور جو نوٹس تھا الیکشن کیمپین کے حوالے سے اور فنڈ دیے جانے کے حوالے سے، اس کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ ایک جج جو نوٹس کرنا چاہتا تھا، جو تحقیقات کروانا چاہتا تھا، اس کو جانبدار قرار دیتے ہوئے مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے، اور پوری کی پوری کورٹ میں۔ اور دوسرا جو ایک اور آپ کو مقدمے کا حوالہ دوں، BRT کیس، اس پر پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو اور نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف مسلسل اس وقت تک سٹے دیا جاتا رہا جب تک BRT مکمل نہیں ہو گئی، اور BRT مکمل ہونے کے بعد ہائی کورٹ کا حکم ہی کالعدم قرار دے دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ حقائق سے زیادہ سنی سنائی باتوں پر مشتمل حکم ہے۔ یعنی سنی سنائی باتوں پر ہی صحیح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر الزام ہے اور شفافیت ہے تو تحقیقات ہو جائے۔ تحقیقات میں ڈر کس بات کا اگر شفافیت ہے تو؟ PTI کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ چوری نہیں تو ڈر کیسا، چوری نہیں تو ڈر کیسا، کہ مساق BRT کی تحقیقات سے کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو ہوتا رہے گا آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ واقعہ میں نے رپورٹ کر دیا، تجزیہ آپ خود کیجئے، نتیجہ آپ خود نکالیے۔ اگلی پروگرام تک کے لیے اور مزید اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ راشد ادیب اور روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔